चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अभी जो पार्ट हमने स्टार्ट किया उस पार्ट का क्या नाम है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। याद होगा तुम लोगों को, भूल गए, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। याद है? तो चलो जल्दी से मैं तुम्हें पहले वो पार्ट के बारे में बताता हूँ। पार्ट का क्या नाम है? ये जो सिक्योरिटी लॉ के अंदर पार्ट चल रहा है उसका क्या नाम है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। व्हीकल का मतलब एक ट्रांसपोर्ट करने वाला एजेंट। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये जो एजेंट्स होंगे ये क्या चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट इन्होंने कैसे जमा किया भाई? तो पूल करके। पूल का मतलब कलेक्टिव। तो याद होगा आपको, मैंने इसी ढंग से बताया था कि ये व्हीकल का मतलब ये क्या है एग्जैक्टली? बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं जिनका काम होता है पहले वो इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? पूल करते हैं। पूल का मतलब इकट्ठा करते हैं और उसको ये आगे क्या कर देते हैं? ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इनका अलग अलग होता है। जैसे अगर आपको याद हो, सबसे पहला सबसे पॉपुलर कौन है? म्यूचुअल फंड। अगर आपको याद हो, म्यूचुअल फंड कहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है पूल करने के बाद? सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड और गोल्ड से रिलेटेड सिक्योरिटीज, सिल्वर या सिल्वर से रिलेटेड सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट एंड अदर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। दूसरा वेंचर कैपिटल फंड, जिसका क्या नाम हो गया? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ये एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है। क्या है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है। REIT रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे। INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा लगाएंगे, है ना? म्यूचुअल फंड हमारा हो चुका है। अब हमें करना है AIF, है ना? CIS, REIT और INVIT। अभी हम स्टार्ट करते हैं AIF, दैट इज वेंचर कैपिटल फंड। तो इतना तो समझ में आ गया कि वेंचर कैपिटल फंड जो AIF के नाम से अब जाना जा रहा है वो भी क्या है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये भी क्या करेंगे? पहले पैसा जमा करेंगे और पैसा जमा करने के बाद ये क्या करेंगे? आगे इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये कहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो अभी हम देखेंगे। बाकी मैंने बता दिया रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक काम करो, चैप्टर के नाम के बगल में लिख लो, ये क्या करते हैं? रिस्की इन्वेस्टमेंट। देखो, इसी का पहले क्या नाम होता था? वेंचर कैपिटल फंड। अब इसका नाम हो गया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, चलो एक बार चैप्टर का नाम लो तुम लोग, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते। जरा बताओ इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, चलिए शुरू करें। चलो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि AIF भी क्या है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो इनका भी दो स्टेजेज में काम होगा। देखो कैसे 2 स्टेजेज में। सबसे पहले इधर देखो, AIF क्या करेगा? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को पूल करना है। अब इन्वेस्टमेंट को पूल करने के लिए ये लॉन्च करेंगे स्कीम्स। क्या लॉन्च करेंगे? स्कीम्स। लॉन्च स्कीम्स। हर स्कीम्स के अंदर ये क्या बेचेंगे? यूनिट्स। एकदम वही म्यूचुअल फंड, जब सब सारे के सारे PIB हैं तो सबका तरीका तो एक ही होगा। क्या बेचेंगे? यूनिट्स। यूनिट्स को बेच के इनको पैसा मिलेगा। जो पैसा मिलेगा उसको इकट्ठा करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस। कॉर्पस को ही हम क्या बोलते हैं? पूल्ड इन्वेस्टमेंट। है ना? जो इन्वेस्टमेंट एक जगह इकट्ठा हुआ उसको क्या बोलते हैं? पूल्ड इन्वेस्टमेंट। उसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? कॉर्पस। अब क्या बताओ, अब दूसरे स्टेप में ये क्या काम करेंगे? तो पहला तो इन्होंने काम कर लिया, इन्वेस्टमेंट को पूल कर लिया। अब इसको आगे इन्वेस्ट करेंगे, है ना? तो अब ये आगे इसको क्या करेंगे एग्जैक्टली? इन्वेस्ट करेंगे। अब इनका इन्वेस्टमेंट जनरली कहाँ होता है? रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ म्यूचुअल फंड में पढ़ाता होता तो मैं यहाँ क्या लिखता?
वही सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड, गोल्ड से रिलेटेड सिक्योरिटीज, सिल्वर, सिल्वर से रिलेटेड सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट और सच अदर। यही था ना, ऐसे कुछ 6 था ना, 6 हम बोल पा रहे हैं या कम बोल रहे हैं हम लोग? सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट और सच अदर। हाँ 6 हो गए है ना। लेकिन यहाँ पर मैं वो 6 नहीं बोल रहा, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। अब समझो पहले रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस होता क्या है। D2H वाले बच्चे जवाब देते रहो, क्या होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन? तुम लोगों से ऐसे ही जनरली पूछता हूँ। एक बात बताओ, जो कंपनी लिस्टेड है उसमें पैसा लगाना ज़्यादा रिस्की है या जो कंपनी अनलिस्टेड है उसमें पैसा लगाना ज़्यादा रिस्की है? एकदम सही उत्तर। इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई करते हो। मुझे लग रहा था सारा बच्चा सारा गलत बोलेगा, लेकिन सब सही बोला। सबने ही बोला था अनलिस्टेड। अनलिस्टेड के बारे में जानकारी मार्केट में बहुत कम होती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के बारे में जानकारी खूब होती है। सेबी के लॉ लगते हैं, डिस्क्लोजर लॉ लगते हैं। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस उन पर ज़्यादा होता है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं कुछ मिलता है अनलिस्टेड के बारे में या प्राइवेट कंपनीज़ के बारे में। तो ये ज़्यादातर पैसा कहाँ लगाएंगे, अनलिस्टेड कंपनीज़ के सिक्योरिटीज़ में या प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटीज़ में, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। और जिसके बारे में लोग कम जानते हैं वही तो रिस्क है। मैंने नहीं बताया, मेरा एक स्टेटमेंट है, रिस्क इज़ नथिंग, इट इज़ एन एब्सेंस ऑफ नॉलेज। अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो रिस्क है, अगर नॉलेज है तो रिस्क कहाँ हुआ? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो यार बताओ जल्दी से, लिस्टेड कंपनी के बारे में खूब जानकारी है तो वो उतना रिस्की माना नहीं जाता। लेकिन प्राइवेट कंपनी के बारे में एकदम जानकारी नहीं है लोगों के पास, प्राइवेट कंपनी कैसे भी रिएक्ट कर सकती है। क्या पता इस देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ऐसी हो जो अपने शेयर होल्डर को 1000% डिविडेंड देती होगी, नहीं देती होगी, पर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये ढूंढ ढूंढ के ऐसे प्राइवेट कंपनी को निकालेंगे, ढूंढ ढूंढ के ऐसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को निकालेंगे जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और वहाँ ये पैसा लगाएंगे। लोगों को जानकारी नहीं है तो वहाँ प्रॉफिट होने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर वही बात, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न तो है, पर अगर लॉस हुआ तो लॉस भी बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क बोलने का सीधा सा मतलब ही क्या था एग्जैक्टली? अगर प्रॉफिट हुआ तो बम्पर होगा, लॉस भी हुआ तो बम्पर ही होगा, है कि नहीं? और बताओ क्या क्या रिस्की हो सकता है? स्टार्टअप, एकदम सही उत्तर। स्टार्टअप तो एकदम भयंकर रिस्की है। स्टार्टअप के बारे में तो किसी को कुछ भी मालूम ही नहीं चलता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। चला तो छप्पर फाड़ के रिटर्न है, और नहीं चला तो बर्बाद। कुछ स्टार्टअप्स के बारे में आप लोग मॉड्यूल फर्स्ट में तो पढ़ाता हूँ स्टार्टअप तुम लोग को SBC में, तो अब मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। लेकिन कुछ स्टार्टअप देखिए कितने सक्सेसफुल हुए, जैसे जोमेटो, और बोलो ओयो, यस ओयो, यस ओयो, और हैं जैप्टो। क्या है जैप्टो? मुझे नहीं मालूम है। ग्रोसरी, जैप्टो आ गया ना, मुझे नहीं मालूम है। हैं ब्लिंकिट तो खैर पहले से था, ग्रोफर का ही नाम ब्लिंकिट हो गया। और हैं लेंसकार्ट भी स्टार्टअप ही रहा है, और बोट भी स्टार्टअप था। और अब देखिए ये तो कुछ सक्सेसफुल हैं, ये कुछ ही हैं, ये 1% सक्सेसफुल है, 99% तो बर्बाद हो चुके हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे तो तुम्हारा ये जो खुला था अभी अनअकैडमी, ये भी स्टार्टअप ही था, वैसे हालत उसकी अब ख़राब है, उसकी हालत अब थोड़ी सी ख़राब है। वो तो शायद बिक गया था ना वो, अनअकैडमी चल रहा वापस, क्या बन गई? बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब है अंदर से। क्यों हालत ख़राब है मालूम है? एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, एज ए कंपनी उसका हालत बहुत ख़राब है। वो एडवर्टीजमेंट में तो दिखता ही रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों हालत ख़राब है। जब वो कोरोना चल रहा था तो ऑनलाइन चल रहा था सब कुछ, तो ऑनलाइन में इन लोगों ने खूब चलाया। लेकिन ऑनलाइन के बाद इन्होंने खर्चा तो कर दिया बहुत ज़्यादा अपने पे, उनको लगा ये चलता रहेगा। लेकिन अब फेस टू फेस स्टार्ट होते धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी हालत गिर गई। तो देखने मर्जर अमलगमेशन खूब चल रहा है इन लोगों में। अब तुम देखा होगा बायजूस, कुछ ऐसे हुआ ना, कुछ ऐसे इन लोग का हुआ है ना। हाँ अब देखिए आकाश के साथ तो क्यों चला गया, क्योंकि आकाश का फेस टू फेस गुडविल है। आकाश का फेस टू फेस बहुत बड़ा गुडविल है। आज मेडिकल के लिए तो आकाश ही है। मैं देखता हूँ लोग ऐसे समझते हैं मेडिकल की तैयारी करना है तो आप कहाँ जाइए, आकाश में जाइए, एकदम ब्रांड ही है वो। तो वो अपना दिमाग लगा लिया कि फेस टू फेस में किसी के साथ हाथ मिला लो तो कम से कम मैं चलता रहूँगा। अब उसने भी फेस टू फेस सेंटर खोलना स्टार्ट कर दिया है, बायजूस ट्यूशन सेंटर ऐसे करके लिख रहा है।
लेकिन चक्कर है कि आप समझिए इस बात को, इसमें रिस्क कहाँ पर है। ये जो ट्यूशन होता है ना, इसमें टीचर का पर्सनल गुडविल होता है हमेशा। आप याद रखिएगा, बाइजू कितना भी ट्यूशन सेंटर खोल ले, वहाँ पर जो टीचर पढ़ाने आएंगे और जो टीचर अपना कोचिंग खोला हुआ, अपना कोचिंग खोलने वाला ज़्यादा एफर्ट से पढ़ाता है, और उसके यहाँ एज एन एम्प्लॉय जाएगा तो सरकारी जैसा हो गया एक तरीके से, या प्राइवेट स्कूल जैसा हो गया, तो वो जो कहोगे कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। आज भी 11-12 की कोचिंग गलियों में ही चलती है। अगर आपने देखा हो 11-12 की कोचिंग गलियों में ही चलती हैं और कोई भैया ही पढ़ाते रहते हैं। ज़्यादातर आप देखिएगा ऐसे ही यंग एज का कोई लड़का पढ़ाता रहेगा, वो सीए की और सीएस की तैयारी करता रहेगा, तो अपना पढ़ाता भी रहता है और अपना पॉकेट मनी निकालता रहता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, देखा होगा आपने। तो ये थोड़ा रिस्क है वहाँ। अब देखो क्या होता है आने वाले समय में, क्या होता है, इन लोग नए नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट होता रहता है, पर रिस्क तो है ऐसे। अच्छा चलो और रिस्क की इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। ये तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें तुम्हारा ये कोरोना की वैक्सीन, ये तो बहुत बड़ा रिस्की है। आपको मालूम नहीं, अगर सेकेंड वेव ना आया होता तो बहुत सारी कंपनी जो थी ये ख़राब हो जाती। सेकेंड वेव आने के बाद तो लोगों ने लगवाना शुरू किया वैक्सीन। सेकेंड वेव में जब लोग ऑक्सीजन से मरने लगे, मतलब ऑक्सीजन कमी से, तब देखा होगा लोग सारे के सारे क्या लगवाने लगे, वैक्सीन। उससे पहले तो लोग वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे थे, और अभी फिर नहीं लगवा रहे। फिर कोरोना उधर से कहेगा अच्छा हल्के में ले रहा मुझे, आ रहा हूँ रुक। तब अभी देखिए फ्री में चल रहा है वैक्सीन, सुना मैंने अभी सरकार शायद फ्री में दे रही है वैक्सीन, तो भी लोग नहीं लगवा रहे हैं। कितने लोगों ने लगवा लिया? ये कौन सा डोज कहता है उसको, बूस्टर डोज कौन सा है, लगवा लिया। बाकी लोग सर कोई वेव तो आने दीजिए, हैं? मेरा स्पुतनिक मिल ही नहीं रहा, मैं खोज खोज के परेशान हूँ। कोई किसी को मालूम चले तो मुझे बताना, मुझे भी बूस्टर डोज लगवाना है। लेकिन हैं, अब कहाँ से रसिया देगा? तो यूक्रेन पे लगा हुआ है, रसिया का था वैक्सीन ना स्पुतनिक, अब वो यूक्रेन में लगा हुआ, तो मालूम चला क्या होगा मेरा हालत। अच्छा एक बात बताइए, कोई स्पुतनिक लगवाया तो नॉर्मल लगवा सकता है आप, कोई दूसरा? ये भी रिस्क है। चलो रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तो ये हो गया। और बोलो कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन? मुझे लगता है काफ़ी बता दिया मैंने तुम लोग को, है ना? नहीं क्रिप्टो विप्टो में वो अलग चीज़ है, तुम लोग तो तुरंत। आइए अब मुझे लग रहा है कि अच्छा ये उतारना नहीं है तुम लोग को, अरे उतारना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया स्टेप नंबर 1 और ये होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 स्टेप 2। एक बच्ची अभी D2H पे जुड़ी है, आते ही गुड मॉर्निंग सर, और AIF का बेस भी बना दिया मैंने। D2H से पीछे होता है क्या? नहीं, जो जहाँ से जुड़ेगा वहीं से दिखाई देगा। ठीक, जल्दी जल्दी। एक बार आईडी कार्ड चेक कर लीजिए। तुम लोग मालूम है आईडी कार्ड अभी बारिश के मौसम में कितना ज़रूरी है? कहीं गड्ढे उड्ढे में गिर गए तो तुम्हारे आईडी कार्ड को पकड़ के तो कोई खींचेगा नहीं, टूटेगा। आप देखो एक बार गिर के देखो, डूबते हुए को तिनके का सहारा, और एनकेजियंस को अगर डूब रहा है तो आईडी कार्ड का सहारा। कुछ लोग आईडी कार्ड को प्लेज करके कहीं से लोन ले लिए हो क्या? अच्छा आईडी कार्ड को प्लेज करेंगे कि मॉर्टगेज? टोपा पढ़ा चुका हूं तुम लोग को, प्लेज करेंगे। मूवेबल है ना? अरे मूवेबल ये क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो इसको प्लेज ही करोगे ना। इमूवेबल को क्या करते हैं? मॉर्टगेज। चलिए आगे बढ़े। चलो शांत शांत शांत, हटाऊं अब लाइन बाय लाइन। चलो तुम लोग बोलो तो शॉर्टकट में AIF क्या होता है? तो सर AIF एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो स्कीम्स लॉन्च करके यूनिट्स बेच के अपना कॉर्पस बनाता है और कॉर्पस को इन्वेस्ट कर देता है कहाँ? रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में। ये तो समझ में आ गया। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। चलो आ जाओ।
अब बात कोई नहीं करेगा, ठीक है, कीवर्ड्स पे एकदम ध्यान दो। आओ, सबसे पहले ये जो सेबी का रेगुलेशन है, क्या ये नया रेगुलेशन है? यस, क्योंकि उससे पहले क्या चलता था बोलो? सेबी वीसीएफ रेगुलेशन 1996। तो वीसीएफ नाम खत्म, एआईएफ नाम शुरू, ठीक है ये वीसीएफ ही, वेंचर कैपिटल फंड ही, पर इसका नया नाम आ गया है एआईएफ, ठीक है। तो नया नाम भी देख लिया, पुराना नाम भी देख लिया, आगे चले, आ जाओ। अब एआईएफ कौन है भाई? तो एआईएफ का लीगल डेफिनेशन देखो। तो एआईएफ सबसे पहले तो एक फंड है, जैसे ही याद है म्यूचुअल फंड एक फंड है, एक अच्छा डेफिनेशन था। म्यूचुअल फंड एक फंड है जो ट्रस्ट के रूप में बनता है ना, तो ऐसा ही है। तो एआईएफ एक फंड है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे। कैसे अलग है जरा बताओ? एआईएफ एक फंड है, म्यूचुअल फंड हमेशा ट्रस्ट के रूप में होता था, लेकिन ये ट्रस्ट के रूप में भी, सॉरी यहाँ ऐसे ले आना, ये ट्रस्ट के रूप में भी हो सकता है, कंपनी के रूप में भी हो सकता है, एलएलपी के रूप में भी हो सकता है, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में हो सकता है। तो एआईएफ का जो मोड ऑफ क्रिएशन है वो वाइडर है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ LLP, it can be in the form of any body corporate. Body corporate means the person having separate legal entity. चलिए, अब इसको दो काम करना है ना, बोलो क्या काम करना है? पहले तो इन्वेस्टमेंट पूल करना है और आगे इन्वेस्ट करना है, तो वही लिखा है। इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये क्या है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। अब इसके लिए क्या करता है? फंड को क्या करता है? कलेक्ट करता है, किससे? फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब ये पैसा कहीं से उठा सकते हैं, इंडियन इन्वेस्टर से भी ले सकते हैं और फॉरेनर से भी ले सकते हैं, और उसके बाद ये रखते हैं पैसा या आगे इन्वेस्ट कर देते हैं? आगे इन्वेस्ट कर देते हैं, एज पर देयर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट किसके बेनिफिट के लिए करेंगे? अपने इन्वेस्टर्स। इनके इन्वेस्टर्स कौन होंगे? यूनिट होल्डर्स। अब ये यूनिट इशू करते हैं तो यूनिट होल्डर्स ही होंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे और देखो, अब कुछ बच्चे को क्या लगेगा कि सर ये डेफिनेशन तो म्यूचुअल फंड का लग रहा है, तो इसलिए बोल दिया कि ये म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में कवर्ड होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो म्यूचुअल फंड है तो फिर एआईएफ कैसे है? दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, या तो म्यूचुअल फंड होगा या एआईएफ। तो बोला ये डेफिनेशन ऊपर का म्यूचुअल फंड जैसा ही लग रहा है, लेकिन कह दिया ये म्यूचुअल फंड नहीं है। तो जब म्यूचुअल फंड नहीं है तो क्या है वो? एआईएफ। या किसी और रेगुलेशन में आप नहीं आने चाहिए, जैसे अब सीआईएस है तो आप उसमें नहीं आने चाहिए, आरईआईटी है तो उसमें नहीं आने चाहिए, आईएनवीआईटी है तो उसमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप दूसरे में आ जाएंगे तो फिर आप एआईएफ कहाँ होंगे? नहीं समझ में आया? 5 पीआईबी हैं, तो 5 में बोल दिया कि एआईएफ भी तो पीआईबी का ही काम करता है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, वो सीआईएस नहीं होना चाहिए, वो आरईआईटी नहीं होना चाहिए, वो आईएनवीआईटी नहीं होना चाहिए। तो जब 4 नहीं होना चाहिए तो बचा कौन? एआईएफ। ये हुआ ना? बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताइए आप, ये लाइन समझ में आया आपको? क्योंकि इसका जो लीगल डेफिनेशन दिया है वो सबसे मैच कर जाएगा, वो म्यूचुअल फंड से भी मैच कर जाएगा, सीआईएस से भी मैच कर जाएगा, आरईआईटी से भी कर जाएगा, आईएनवीआईटी से भी कर जाएगा, क्योंकि सब पीआईबी हैं और सबका वही दो काम होता है, इन्वेस्टमेंट को पूल करो और आगे क्या करो? इन्वेस्ट करो। पर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तो सबका अलग है ना, तो वही बोला कि ये इन्वेस्टमेंट को पूल करेंगे, आगे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये म्यूचुअल फंड नहीं, ये क्या नहीं है? म्यूचुअल फंड नहीं है, आरईआईटी नहीं है, आईएनवीआईटी नहीं है, सीआईएस नहीं है, तो क्या है? एआईएफ। आप समझ में आया? हाँ, आप देखो अलग अलग बात है। सुनिए, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। खैर आज मैं पूरा यही सब पढ़ाने वाला हूँ, पीआईबी पे तो आज क्लास है 2-3 घंटे जितनी चलेंगी आज, 3-4 घंटे जो भी। अब सुनिए, इधर देखो, शांत। इसने बोला कि साहब आरईआईटी जब पढ़ाओगे, ऐसे जब पढ़ाऊंगा तब इसको पूछना था, लेकिन अभी पूछ लिया। आरईआईटी रियल एस्टेट में लगाता है पैसा, तो सर म्यूचुअल फंड भी तो लगाता है, तो म्यूचुअल फंड का वो एंसिलरी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आरईआईटी का वो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है। ऐसे तो टैक्स सीएस कोर्स में भी है, पर सीएस कोर्स में टैक्स क्या है? एंसिलरी सब्जेक्ट है, और सीए में टैक्स क्या है? मेन सब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? क्लियर? आइए, बाकी देखो, तुम लोग को लग रहा था ना अभी कि सर ये डेफिनेशन से तो बहुत कुछ लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़ा जनरल डेफिनेशन दे दिया है कि भाई इन्वेस्टमेंट को पूल करते हैं और आगे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा तो बहुत जगह होता है। तो देखिए, एक्सक्लूजन लिस्ट बड़ा भयंकर डाला है, ये देखो, ये क्या, कौन सा लिस्ट है? एक्सक्लूजन लिस्ट। एकदम शांत रहो, मत बात करो प्लीज़। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछो, क्योंकि बगल वाला गलत ही बताता है, वो चाहता है तुम फेल करो एग्जाम में और वो पास करे। समझ में? आइए,
सुनिए बाकी लिखा है कि फॉलोइंग आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, इनका भी काम मैच कर जाएगा एआईएफ से, लेकिन ये एआईएफ कभी भी माने नहीं जाएंगे क्योंकि एआईएफ बहुत सेपरेट है, थोड़ा अलग है। जैसे फैमिली ट्रस्ट, उसमें भी यही होता है। फैमिली ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, सारे पैसे को पूल किया जाता है और फैमिली के बेनिफिट के लिए खर्च किया जाता है, तो वो तो फैमिली वाला हो गया ना। एआईएफ थोड़ा अलग है। अगला ईसॉप ट्रस्ट, आपको याद होगा, पढ़ाया था तुम लोग को, नहीं पढ़े हो क्या ईसॉप? ईसॉप वाला पढ़े हो ना। ईसॉप ट्रस्ट में क्या होता है, पैसा कंपनी दे देती है, अब वो ट्रस्ट एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए यूज़ करता है उसको, याद होगा तुम लोग। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, इसमें भी यही है, पैसा पूल किया और एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम किया। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन चेंज करो भाई पहले, जल्दी बोलो, अब तो पकड़ा गए तुम लोग। सेक्शन, पुराने कंपनी एक्ट में सेक्शन 4 था, नए कंपनी एक्ट में होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 2 क्लॉज 46, पक्का सोच लो, सेक्शन 2 क्लॉज 46। होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी के बेनिफिट के लिए काम करती है। आपको मालूम है होल्डिंग कंपनी का पैसा सब्सिडरी यूज़ कर लेती है, नहीं मालूम है आपको? अरे सब्सिडरी को पैसा कौन देगा? होल्डिंग ही देगा ना। अगला अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसमें नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय फंड मैनेजर इंक्लूडिंग सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, है ना, या जिनके लिए कोई अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। जैसे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट आता है सारफेसी एक्ट में, देखो यहाँ लिखा ही हुआ, देखो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यहाँ लिखा है सारफेसी एक्ट। अब सारफेसी लिख ही नहीं पाओगे, सारफेसी एक्ट प्रोफेशनल में जाओगे तो ये है कोर्स में, और एग्जीक्यूटिव में भी हल्का सा इंट्रो था एसबीसी में। खैर कहाँ ही याद रहेगा तुम लोग। ठीक, आगे बढ़े। अगला, और भाई एनी सच पूल ऑफ फंड विच इज डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय एनी अदर इंडियन रेगुलेटर, जैसे वो आरबीआई से गवर्न, अब जो आरबीआई से गवर्न होगा वो सेबी से थोड़ी होगा। अब तुम्हारे इंश्योरेंस वाले बहुत सारे फंड होते हैं, वो कहाँ से गवर्न होता है? आईआरडीए होता है ना। तो अगर अदर रेगुलेटर से गवर्न हो रहे हैं तो फिर एआईएफ माने नहीं। एआईएफ तो किससे गवर्न होता है? सेबी से। तो बोलो कौन कौन लोग काम मैच करेगा एआईएफ से, लेकिन फिर भी वो एआईएफ नहीं माने जाएंगे? बोलो कौन कौन? नहीं बोलने वाला बेवकूफ है। बोलने से बहुत फायदा होता है, अगले बार जब पढ़ोगे तो रिवीजन होगा। मेरे साथ साथ पढ़ लिया करो। पढ़ लिया सबने? कितना पॉइंट है गिनो तो? 1 2 3 4 5 6 7, बगल में 7 बात लिख लिया करो जिससे एग्जाम में याद रहे कि हमें 7 पॉइंट तो लिखना ही है। चलिए भाई, एआईएफ के 3 कैटेगरीज बोलो कौन कौन? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। एक काम करता हूँ, इधर से दिखा दे रहा हूँ, आ गया? पहले थ्योरेटिकली दिखाता हूँ, उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा। कैटेगरी 1 में कैसे एआईएफ आते हैं? जो पैसा कहाँ लगाते हैं? एसएमई में। कहाँ पैसा लगाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के अंदर। कैटेगरी 2 में कौन आता है? जो पैसा लगाते हैं प्राइवेट इक्विटी में या डेट फंड में। और कैटेगरी 3 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि वो हेजिंग करता है। हेजिंग तो कैसे चीज़ों का होता है? जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और आपको मालूम है रिस्क को मिनिमाइज करते हैं किसमें? हम एग्जैक्टली हेजिंग में। तो ये तो था मेन बातें लिखी हुई, हम पीछे फिर से वापस आते हैं। आइए कैटेगरी 1 में ज़रा बताओ तो, ये ऐसे एआईएफ होंगे जो अपना पैसा कहाँ लगाएंगे? स्टार्टअप में। अर्ली स्टेज वेंचर्स, अर्ली स्टेज वेंचर मतलब शुरुआत ही हुआ अभी। सोशल वेंचर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर, है ना, जो सोशली और इकोनॉमिकली डिज़ायरेबल है, जिसमें लास्ट में एग्जांपल दे दिया है वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रा फंड, है ना, ये सब। अब आइए कैटेगरी 1 के बाद अब वो कहाँ पढ़ना है मालूम है? सीधा कैटेगरी 3 पढ़ना है। कैटेगरी 3 में ये पैसा कहाँ लगाते हैं? बहुत डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनकी होती है ना, और ये बहुत बार पैसा लीवरेज वाला भी लगाते हैं। लीवरेज याद है? बोरोइंग, बोरोइंग करके भी ये पैसा लगाते हैं बहुत बार, है ना। और ये जनरली कहाँ पैसा लगाते हैं? लिस्टेड या अनलिस्टेड है, लेकिन उसमें किस में? डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव तो तुमको याद हो बहुत रिस्की होता है, याद है? अरे डेरिवेटिव फ्यूचर मार्केट है ना, तो बहुत ज़्यादा ही रिस्की है वो, है कि नहीं?
जो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर भी ठीक है, पर ये जो डेरिवेटिव था ये तो बड़ा डर बना था। हेज फंड्स। अब तीसरे में आई, सेकंड में आई। सेकंड क्या बोला? जो फर्स्ट और थर्ड में फॉल नहीं करेगा वो कहाँ फॉल करेगा? सेकंड में। अब सेकंड के अंदर जनरली कौन कौन आता है बताओ? प्राइवेट इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स। अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा याद करने वाला है। तो जो फर्स्ट और थर्ड में फॉल नहीं करता वो कहाँ फॉल करता है? सेकंड में। अच्छा ब्रॉडली थोड़ा सा बोलो तो, याद करने लायक बोलो तो, फर्स्ट में कौन कौन आता है? स्टार्टअप हो गया, अर्ली स्टेज वेंचर्स हो गए, बाकी यहाँ लिखा एसएमई, इंफ्रा, ये सब। कैटेगरी थर्ड में हेजिंग। और जो कैटेगरी वन और थर्ड में नहीं फॉल किया वो सेकंड में फॉल किया, जैसे प्राइवेट इक्विटी, डेट फंड्स, ये सब। अब आइए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाओ, वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल क्या होता है? एआईएफ को ही वेंचर कैपिटल कहते हैं। अरे एआईएफ को ही तो वेंचर कैपिटल कहते हैं। पहले उसको वेंचर कैपिटल कहते थे, आजकल क्या कहने लगे हैं? एआईएफ। तो वही है, सेम कहानी। ये भी पैसा क्या करेंगे? पूल करेंगे। अब पूल करने के बाद इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। ये कुछ नहीं, एआईएफ ही है ये। क्या है ये? एआईएफ। अब वेंचर कैपिटल लोग बोलते नहीं है, लेकिन आज भी न्यूज़पेपर में या टीवी पे या इधर उधर जब भी डिस्कशन होता है तो लोग एआईएफ कम ही बोलते हैं। एआईएफ लीगल वर्ड है, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है वो वेंचर कैपिटल ही है। आप देखिएगा कहीं पे भी लोग वेंचर कैपिटल वर्ड खूब बोलते हैं, है ना, कि वेंचर कैपिटलिस्ट है। आप कभी भी इकोनॉमिक्स टाइम सब पढ़िए, एआईएफ वर्ड कभी शायद ही आता है। मतलब सेबी एआईएफ लाया, पर सेबी का पर्पस सॉल्व हुआ नहीं, एआईएफ पॉपुलर हुआ ही नहीं। आज भी पॉपुलर कौन है? वेंचर। अब देखिएगा बहुत जगह वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर, ये सब खूब वर्ड आता रहता है, अगर आप देखेंगे तो कभी भी देखिए। आइए, तो वेंचर कैपिटल फंड क्या है? एआईएफ ही है। देखो नहीं लिखा, वेंचर कैपिटल फंड क्या है? एआईएफ। एआईएफ पहले वो वीसीएफ होता था, आजकल क्या हो गया है? एआईएफ। जो पैसा कहाँ लगाता है? जल्दी बोलते जाओ। ये पैसा लगाते हैं अनलिस्टेड, दूसरा स्टार्टअप, तीसरा एमर्जिंग और अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, या ऐसे कंपनीज में पैसा लगाएंगे जो कैसा प्रोडक्ट बनाने जा रहा है? न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, आईपीआर से जुड़ा हुआ, न्यू बिजनेस मॉडल, और एंजल फंड। अब एंजल फंड क्या होगा? नीचे आएगा। तो ब्रॉडली बोलो ये पैसा कहाँ लगाते हैं? 5 बताओ तो आंख मूंद के। याद रहेगा 5? यही एआईएफ में भी लिख सकते हो, यही तुम वीसीएफ में भी लिख सकते हो। आइए, ये हमेशा कहाँ पैसा लगाएंगे? अर्ली स्टेज, और ज़्यादातर ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, मतलब लिस्टेड में तो घुसेंगे नहीं। ये हमेशा कहाँ घुसेंगे? या तो अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी। प्राइवेटली हेल्ड का मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, अनलिस्टेड में ज़्यादा लोग नहीं होते, और प्राइवेट में तो मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। उसके बाद जनरली ये जो कंपनीज होती है ना, जो देखने में छोटी लगती हैं, है ना, पर कारनामे इनके बड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनमें पोटेंशियल होती है कि किस चीज़ की? हाई रेट ऑफ रिटर्न। चूँकि उनके बारे में कम लोग जानते हैं, आपको मालूम नहीं है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं इस देश में जहाँ पैसा बहुत है लेकिन लोग नहीं जानते। जैसे आज देख लीजिए भारत में क्या होता है, यहाँ गीदड़ भाग बहुत होता है। गीदड़ भाग का मतलब एक तरफ जो भागा उसी की तरफ सब भागा। कॉमर्स लिया है तो सीए करेगा, सीएस करेगा, सीएमए करेगा, एमबीए करेगा, बस गिना चुना इतना ही है। साइंस लिया है या तो इंजीनियरिंग करेगा या मेडिकल करेगा, बस इतना ही है। अगर आप देखिए आर्ट्स लिया है तो कुछ नहीं करेगा, या करेगा तो आईएएस करेगा, सिविल सर्विस करेगा, या सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है और बहुत पैसा है उसमें। जैसे आप लोग मेडिकल में घुसते हैं तो मेडिकल में सब घुस जाता है किस में? वो फिजिशियन वाले में। लेकिन कोई डेंटल में भी घुस सकता है। क्यों? डेंटल में पैसा नहीं है? खूब पैसा डेंटल में नहीं है। वो डेंटिस्ट कहते हैं ना, डेंटल हो गया, और भी बहुत तरीके का डॉक्टरी में होता हो, लेकिन लोग सब चाहते हैं वो एमबीबीएस नॉर्मल वाला ही करें, है कि नहीं? इंजीनियरिंग में लोग जाते हैं, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं अंदर अंदर। फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, आपको मालूम है एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। एग्रीकल्चर में बहुत पैसा है लेकिन लोग जानते नहीं हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और आपको मालूम हो तो, है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो लोग ये इस बात को समझते नहीं हैं, और बस वही है, एक ही तरफ लोग घुसते चले जाते हैं, एक ही तरफ घुसते चले जाते हैं। जहाँ घुसते हैं वहाँ पर रिटर्न अब लिमिटेड है, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए। अब सीए कोर्स क्यों अब धीरे धीरे डाउन होने लगा? एक समय में सीए कोर्स बहुत नामी था। आज से 20 साल पहले सीए का बहुत इज्जत होता था, क्योंकि बहुत कम लोग सीए थे और काम बहुत था उनके पास, सारा काम तो वही करता था। 20-30 साल पहले अगर देखोगे तो सीएस ओएस का तो नाम ही नहीं था। सीएमए तो शुरू से ही बेचारा डल रहा, उसको उतना नाम कोई जानता ही नहीं रहा।
तो सीए खूब कमाता था। आज देख लीजिए आज क्या हालत हो गया सीए का। सीए का काम एक तो सीएस छीन लिया बहुत लॉ वाला, सीए में भी लगा रहा था कि मैं भी तुम्हारा काम छीनूंगा, और उसका काम धीरे धीरे बटने लगा। ऊपर से टेक्नोलॉजी आ गया, सारा बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट टैली बना देता। टैली और कौन कौन सॉफ्टवेयर सब है, उनके पास काम ही नहीं बचा। इनकम टैक्स के इतने वेबसाइट्स आ गए हैं आजकल, इनकम टैक्स का प्लानिंग कराने वाला, देखा है आपने? आप अपना इनकम लिखोगे वो टैक्स निकाल के दे देगा, डिडक्शन उडक्शन खुद ही लगा देता है। सुना होगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर आते हैं बहुत सारे, तो उनका काम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप समझिए इस बात को कि एक ही सेक्टर में लोग घुसते रहते, तो इसमें रिटर्न कम हो गया। आज एक सीए बनने के बाद तुरंत सपना देख नहीं सकता है कि सीए बना और एकाएक करोड़पति बन जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन बहुत सारे आज ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप सिर्फ कर लो, आप देखिए आप तुरंत आपको बहुत पैसा मिलने लगेगा, क्योंकि आप कम है उसमें। आपको मालूम नहीं, हमसे ज़्यादा पैसा तो पूड़ी बेचने वाला कमाता है जी। आपको क्या लगता है ये जो ठेला वाला लगाता है पूड़ी उड़ी बेचने वाला, आपको क्या लगता है पूड़ी गोलगप्पे बेचने वाला कम पैसा कमाता है? मैंने देखा यहाँ पे ये लक्ष्मी नगर में एक कोई डीएनडी पानी पूरी वाला, देखो पता है ना सबको, वो एक नया प्रोडक्ट लाया। जानते हो क्या नया प्रोडक्ट लाया? जैसे आप जनरली किसी भी गोलगप्पे वाले के पास जाएंगे तो पानी का एक ही टेस्ट होता है, बस एक पानी लिया और दे दिया। उसके पास 5 तरीके का होता है। हाँ सुना होगा कि उसमें आप लहसुन वाला और कौन वाला है, पुदीना वाला और हींग वाला, तो अलग अलग में डुबा डुबा के देता है और लोगों का टेस्ट बदलता रहता है। मैंने देखा ये अपने बिल्डिंग के पीछे ही इधर ही इसका कोई ओनर है, और मैं एक दिन आ रहा था, मैंने देखा 6-7 ठेला वहाँ लगाया हुआ है और डीएनडी का वहीं से पूरा का पूरा मटेरियल उसमें भर रहा है। मैंने कहा अच्छा ये ठेला चलाने वाले उसके एम्प्लॉई हैं, इसका ओनर कोई और है। मतलब सोचिए ये एक बिजनेस है प्रॉपर, और इन्होंने 5-6 ठेला बना दिया और 5-6 लोगों को एम्प्लॉय के तौर पे रख दिया। कॉन्सेप्ट नया ले आया कि 5 तरीके का पानी का ऑप्शन देंगे आपको, आपको जो पीना है जो खाना है उसे कर सकते हैं आप, और देखिए लोग करते हैं और चलने लगा है। मेरे आसपास छोटे छोटे बच्चे डीएनडी जाऊंगा डीएनडी जाऊंगा, मैंने कहा अच्छा डीएनडी। जब भी उसको कुछ बोलो, अब मुझे हाथ पकड़ के अब बोलता रहेगा चलो डीएनडी, आपकी आप कोचिंग के सामने डीएनडी लगता है, मेरे कोचिंग के सामने हेड ऑफिस के सामने लगता है डीएनडी। एक दिन मैं गया, मैं भी खा लिया, मैं सच में अच्छा था। तो न्यू कॉन्सेप्ट में रिटर्न बहुत है, आप समझिए। न्यू कॉन्सेप्ट में क्या है, रिटर्न बहुत। आपको उसमें से जो पसंद है चॉइस है। तो देखिए ये भी एक वेंचर देखा जाए तो, वो जो पैसा लगाया 5 ठेले पे, वो एक तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट तो हुआ, नहीं हुआ? क्या ये न्यू प्रोडक्ट नहीं हुआ एक तरीके से? एक बात बताइए, न्यू प्रोडक्ट ही हुआ और काफ़ी चल रहा और काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, धीरे धीरे सब जगह हो जाए। तो ये समझिए, आइडियाज़ नए लाएंगे तो फ़ायदा भी होता है, लेकिन कभी कभी वो बिगड़ भी जाता है। इनोवेशन समझते हैं क्या होता है? इनोवेशन नयापन, नई चीज़ों को लाना जैसे ही। उसके बाद नॉलेज बेस्ड आइडियाज, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइजेज, ये समझते हैं? ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइजेज, ये ऐसे एंटरप्राइजेज होते हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ज़्यादा, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल है, मशीनरी का कम इस्तेमाल है कि नहीं? बहुत आजकल ऐसे ही चल रहा है, तुम देखो दिमाग का ही तो सब खेल चल रहा है। अब जो तुम्हारा बोले थे ओयो रूम, नहीं ओयो होटल, क्या ओयो को लेकर तुम हंसने क्यों लगते हो? अरे वो एक सक्सेसफुल वेंचर है। ओयो ने अपना कुछ थोड़ी, उसने अपना कोई होटल थोड़ी खोला, होटल पहले से थे, बस उसने दिमाग लगाया। उसने क्या लगाया, एक वेबसाइट लाया, वेबसाइट पर सबको इनलिस्ट किया, उसके बाद वो इंश्योर करता है कि उस होटल में सर्विसेज अच्छी मिले, क्योंकि ओयो का खुद का ब्रांड है। तो उस जानते हैं ओयो की अपनी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी दूसरे की है, बस उसमें वो दिमाग का खेल कर रहा है और कितना पैसा कमा लिया। तो आप समझिए क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव, मतलब वहां पे दिमाग ही कैपिटल है, पूंजी क्या है, दिमाग। तो आजकल कुछ भी हो सकता है। चलिए एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक बात बताइए, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं। किसी का बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगाने का मन है, किसी का मेडिकल में है, किसी का कम्युनिकेशन में, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, किसी का सॉफ्टवेयर में। इंडिया में ज़्यादातर लोग कहाँ पैसा लगाते हैं, सॉफ्टवेयर में लगाते हैं, है ना। उसके बाद हेल्थ भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, ये एग्रीकल्चर में कुछ देर पहले बोल रहा था, है ना। रिटेलिंग भी है, अब रिटेलिंग में तुम देख ही लो, ये सब तुम्हारा क्या है, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन और क्या है और सब, ये विशु क्या है, उशु विशु लुशु लुशु क्या है, कौन सा, मीशो, हाँ मीशो उशो है। अब एक बात बताइए, इतना ज़्यादा चल रहा है ये सब, तो ये सब में दिमाग ही तो खर्च हुआ है, ना वो प्रोडक्ट बनाता है ना कुछ करता है। तो
तो ये सब है, तो आप भी कर सकते हैं। कितने लोग के दिमाग में आता है कि हम भी कभी ऐसा करेंगे, कुछ नया आइडियाज लाएंगे, हैं लाएंगे? और लोग बाकी, अच्छा लाएंगे बाकी लोग? सर नए आइडियाज़ को यूज़ करने वाले भी तो होने चाहिए। हम लोग यूज़ करेंगे और उनको क्या पहुंचाएंगे? प्रॉफिट। आपको मालूम नहीं, न्यू आइडियाज़ आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्यों पढ़ाई में नहीं लगा सकते? अगर आप चाहते हैं कि आप CS जैसे टफ कोर्स को पास करें, तो आपका एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग नहीं होना चाहिए? जितना अलग होगा उतने अलग मार्क्स आएंगे। अब अलग ज़्यादा जाना नुकसानदायक भी हो सकता है। काफ़ी अलग जाके स्ट्रैटेजी बनाए, अब मालूम चला भयंकर अलग मार्क्स आया, माइनस में मार्क्स आया। तो अलग स्ट्रैटेजी कभी कभी फायदा भी देता है और नुकसान भी देता है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? तो हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और नए नए आइडियाज लाने चाहिए। चलिए अब आते हैं, पढ़ते किसके बारे में? एंजल फंड। नाम से लग रहा है एंजल। क्या होता है एंजल? एंजल का मतलब पक्का पढ़ी है, पापा की पढ़ी। ऐसे ऐसे कुछ मैं देखता हूँ मीम्स बनते रहते हैं, पापा की पढ़ी, यही मीम्स बनते हैं कि कोई लड़की स्कूटी चलाती रहती है, गिर जाती है, तो उसमें लिखा देखो पापा की पढ़ी का क्या हाल है। अच्छा, पापा की पढ़ी के साथ साथ आजकल बेटा वाला भी कुछ कुछ आता है। क्या आता है? क्या? मम्मी का मगरमच्छ। ये तो मैंने नहीं देखा, ये चल रहा है, वायरल हो चुका है, मम्मी का मगरमच्छ। यही अच्छा, पढ़ी कितना अच्छा है, मगरमच्छ। लड़कों के बारे में कुछ ज़्यादा बेइज्जती नहीं है। हम लोग को भी बोल दो भाई मम्मी का पढ़ा। हाँ ममाज, अच्छा ऐसे आता है। चलिए खैर, एंजल फंड का पढ़ी से कोई मतलब नहीं है, मैं ये बता रहा था। एंजल का मतलब यहाँ अमीर है। एंजल का मतलब यहाँ क्या है? अमीर। ये ऐसे लोग हैं, ये एंजल इन्वेस्टर जो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। और पैसे वाले होने के बाद एक अच्छी बात ये है कि ये ऐसे कंपनीज को पैसा दे रहे हैं जो न्यू आइडियाज ला रही हैं। अब इनको एंजल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अपना तो पैसा कमाते ही हैं, सोसाइटी को भी नई चीज़ दे के जाते हैं। क्योंकि अगर ये एंजल इन्वेस्टर्स ना हो, एंजल फंड अगर ना हो, तो शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा और समाज में नई चीज़ नहीं आएगी। ये रिवोल्यूशन लाते हैं। आपको क्या लगता है कोरोना के वैक्सीन बनने में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है? अगर बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगा हुआ है, अगर वो वेंचर कैपिटलिस्ट ना होते तो शायद कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनना एक बहुत बड़ा रिस्क था, है कि नहीं? आज भी बहुत सारे लोगों को देश में लग रहा है कि पता नहीं वो वैक्सीन क्या था, मतलब था कि नहीं था, काम किया कि नहीं किया, क्या पता चलता है। तो चल गया तो चल गया। वो जो क्या नाम, आधार पुना वाला क्या नाम था, है साइरस पुना वाला? नहीं, जो उसका मेन था, किसका, जो तुम्हारा कोविशील्ड का, कोविशील्ड का मेन कौन था? कोविशील्ड कंपनी जो है उसका हेड कौन है? साइरस पुना वाला, यही? पता नहीं, तुम लोग कुछ भी बोल देते हो। बताओ। D2H वाले बच्चे, आधार पुना वाला ना, वो लंबा सा एक है। और वो एक समय में सिर्फ वैक्सीन के वजह से वो जो नहीं टॉप 10 स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड निकालता है, उसमें उसका नाम आ गया था। और वो हाँ, अब बहुत पैसा कमाया वो। मतलब अगर आप टॉप 100 तो ज़्यादा बोलो, टॉप 50 अमीर आदमी का नाम लोगे इस देश में, तो उसमें आ गया है वो। है आदर पुना वाला नाम है? ये है ना आदर पुना वाला? तो जो कंपनी का नाम सीरम इंस्टीट्यूट का जो ओनर है कि नहीं? तो आप जरा देखिए आप। अच्छा, उसने रिस्क लिया तभी ना, अगर रिस्क फेल भी हो सकता था, पुराना पैसा जो था वो भी बर्बाद हो सकता था, लेकिन उसका कोविशील्ड अप्रूव हो गया इंडिया में और लोग सबसे ज़्यादा कोविशील्ड ही लगा। जो कोवैक्सीन है वो थोड़ा कम लगा है, और ये जो मेरा स्पुतनिक वाला है वो तो बहुत कम को ही लगा। और जिसको कम को लगा वो बेचारा रो ही रहा है आज, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा। आइए, एंजल फंड कौन लोग हैं पहले बताइए? क्या ये छोटे लोगों से पैसा लेते हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से पैसा लेते हैं, या हाई नेटवर्थ कंपनी से पैसा लेते हैं? और उनको क्या बोलते हैं हम? एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं एंजल फंड, ठीक है? और फिर ये पैसा कहाँ लगाते हैं? स्टार्टअप में, ठीक है? चलिए जल्दी बताइए कौन से कैटेगरी में आएगा ये? कैटेगरी फर्स्ट में, याद कैटेगरी फर्स्ट में था ये?
चलिए अब देखिए, अब एंजल इन्वेस्टर या एंजल कौन है भाई? अब इसका अलग अलग नाम है, बिजनेस एंजल, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, एंजल फंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर। समझ लो सीड इन्वेस्टर, शुरुआती पैसा देने वाले लोग, स्टार्टअप को जो पैसा देते हैं वो शुरुआती पैसा है, दैट इज सीड। ये एफ्लुएंट इंडिविजुअल होते हैं। एफ्लुएंट का मतलब काफ़ी पैसे वाले, काफ़ी दमदार लोग होते हैं जो कैपिटल देते हैं कैसे को, स्टार्टअप को। अच्छा, वो मतलब क्या दान करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्ट, और उसके बदले वो क्या ले लेते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे या शेयर्स ले लेंगे, मतलब वो ओनरशिप ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इन टोटल पैसा दिया, पैसा को कौन मुफ्त में देता है दुनिया में, उसके बदले वो क्या ले लेंगे? शेयर्स। अगर वो स्टार्टअप काम कर गया तो रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर स्टार्टअप काम नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगे, है कि नहीं? है, शार्क टैंक बर्बाद हो गया। शार्क टैंक में ऐसा कुछ हुआ था? एंजल इन्वेस्टर से वो नहीं चल पाया? नहीं, लेकिन उतना नाम नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी, एक दो तुम्हारा वो क्या नाम है, अश्लील बोल रहा था मैं है ना, क्या नाम है उसका? अश्नील, अच्छा अश्नीर ग्रोवर। वो तो बेचारा क्या बढ़िया उसका चल रहा था लाइफ, और ये डिस्प्यूट में आके पॉपुलर तो हो गया, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, लेकिन उसका इमेज अच्छा नहीं है। कुछ भी बोलता है, कहीं भी बोलता है ना, है? वो हमेशा गुस्से में रहता है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ पैसा। आइए, अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है एंजल बहुत हैं या कम है? अब एंजल कम ही होते हैं तभी नाम एंजल है, क्योंकि सब एंजल हो जाएगा तो राक्षस ही स्पेशल हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्मॉल है, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग काफ़ी पैसा लगाने लगा, और आजकल ये ऑनलाइन खूब चल रहा है। ऑनलाइन में जानते हो क्राउड फंडिंग, सुना है तुमने? क्या होता है क्राउड फंडिंग? अरे आजकल तुम्हारा क्राउड फंडिंग में, तुम्हारा कोरोना में सरकार तक ने क्राउड फंडिंग कर लिया था। कौन सा फंड बना था? पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड में क्राउड फंडिंग ही तो हुआ था। मैंने भी पैसा दिया था उस समय, इमोशनल होकर मैंने काफ़ी पैसा दिया, पर बाद में मुझे कोरोना हुआ, सरकार की तरफ से एक आदमी नहीं आया मुझे देखने, एक आदमी देखने नहीं आया मुझे, एक आदमी नहीं। पता नहीं सरकार के पास मेरा डेटा भी है कि नहीं, एक आदमी देखने नहीं आया। शुरू में आता था दिल्ली में, अगर आप लोगों को याद हो, कि किसी का कोरोना होता था, सरकार की तरफ से एक आता था, वो देके जाता था, ऑक्सीजन का मीटर वूटर देके जाता था। मुझे तो कोई आया नहीं देखने के लिए, ये स्थिति थी। बेकार में मैंने पैसा डाल दिया पीएम केयर्स फंड में, वापस ही नहीं आएगा। काफ़ी पैसा डाला था मैंने, 2700 रुपये, 250 रुपये डाल, 21 रुपया दिया था मैंने, है ना, हद हाल है। आइए, अच्छा उसके बाद एक बात बताइए, क्राउड फंडिंग आजकल खूब चलने लगा, आपने सुना होगा, आजकल देखते होगे कि ये बीमार हैं, इनकी हेल्प कीजिए, एक एक रुपया भी दीजिए, ये इतना बड़ा देश है, एक एक रुपया भी दे तो भी वो 135 करोड़ रुपया हो जाता है। और तुम्हारा क्राउड फंडिंग यूट्यूबर सब करता है। ये क्या था, बाबा जी का क्या था, ढाबा, बाबा का ढाबा, कितना पैसा आ गया था उसमें? लाख आ गया था, मैं 25 लाख रुपए आ गया था। बताओ, मैं भी सोचता हूँ मैं भी अपने लिए कुछ करूँ, एनकेजे का कोचिंग, और सारे लोगों को बोलो कुछ कुछ पैसा। अभी देखा मैंने एक यूट्यूबर को, एक कौन तो टीचर है, धांसू सर, बोले मुझे बहुत लोन हो गया है, मेरी हालत बहुत ख़राब है, पैसा दो, ऐसे कर रहे थे स्टूडेंट के साथ। अब कुछ ऐसा ही था, या लो वो करो ऐसे, और काफ़ी बिक भी गया उनको। आजकल कुछ भी हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये पैसा किस में, मतलब बाद में लगाएंगे या शुरू में लगा देते हैं? अर्लीस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये क्या करेंगे? अर्लीस्ट, शुरू में कर देंगे। शुरू में करेंगे तभी तो फ़ायदा मिलेगा, बाद में तो शेयर का दाम ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब आइए, प्राइवेट इक्विटी वर्ड खूब सुनते होगे तुम लोग, सुने हो प्राइवेट इक्विटी? पीई कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, प्राइवेट इक्विटी, है ना, पी रेशियो नहीं, पीई, प्राइवेट इक्विटी खूब चलता है। तुम इकोनॉमिक्स टाइम्स में पीई वर्ड खूब देखोगे। आइए, प्राइवेट इक्विटी नाम से लग रहा है प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? प्राइवेट। इक्विटी का मतलब, इक्विटी का मतलब एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। तो ये पैसा किस में लगाएंगे? इक्विटी। और कैसी कंपनीज में? देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ऐसे कंपनीज में पैसा लगाएंगे जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है। देखो लिखा है नॉट, दैट आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, मतलब वो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, उसमें ये पैसा लगाते हैं। आइए, उसके बाद जनरली ये पैसा लगाते हुए कहाँ देखेंगे आपको? प्राइवेट कंपनीज में, या पब्लिक कंपनी में भी लगाएंगे, पर पब्लिक कंपनी का ये क्या करेंगे? बाई आउट। बाई आउट का मतलब होता है पब्लिक कंपनी को ये खरीद लेते हैं,
पब्लिक कंपनी क्या करेंगे, खरीद। पर लिस्टेड में तो गलती से भी घुसेंगे नहीं, पूरा चैप्टर में लिस्टेड कहीं नहीं है, कहीं अगर थोड़ा सा लिस्टेड आया भी है तो भी रिस्की वाला है। आइए अगला, प्राइवेट इक्विटी कितने तरीके के होते हैं, देखो तो 3, बोलते जाओ। लीवरेज बाय आउट, लीवरेज बाय आउट का मतलब ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसा कर कर के वो क्या करेंगे, उस कंपनी को या उस बिजनेस यूनिट को या उस बिजनेस एसेट्स को खरीद लेंगे। किससे खरीद लेंगे, पुराने शेयर होल्डर से खरीद लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये खरीदते हैं तो इनके पास इतना पैसा होता है कि खरीद लेते हैं, या थोड़ा सा लोन वोन का भी यूज़ करते हैं, लोन का यूज़ करते हैं। लिखा ना फाइनेंशियल लीवरेज, लीवरेज का मतलब ही क्या था, याद होगा, बोरोइंग, बोरोइंग कर कर के ये काम करते हैं। उसके बाद जरा देखिए अगला, वेंचर कैपिटल, ये सब जानते हैं। ये जनरली कैसे कंपनी में पैसा लगाएंगे, जो लेस मेच्योर है। लेस मेच्योर का मतलब अभी उस कंपनी को बने हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तीसरा, ग्रोथ कैपिटल, ये पैसा जनरली लगाते हैं किस में, एक्सपेंशन में, रिस्ट्रक्चरिंग में। कोई कंपनी न्यू मार्केट में घुसना चाह रही है, मालूम चला कोई एक्विजिशन होने वाला है, उसमें ये घुस जाएंगे बीच में, ये सारा काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल सुनिए, जैसे भारती एयरटेल, मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं कि भारतीय एयरटेल का हालत बाद में कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ उसका नेटवर्क बहुत लक्ष्मी नगर में तो ख़राब है, और जियो का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मैं देख रहा हूँ। आप लोग का क्या लोकेलिटी में क्या हाल है, जियो हर जगह चल रहा है, एयरटेल मतलब अभी है एयरटेल इसका मतलब, लेकिन हालात मुझे उसके उतने अच्छे नहीं लग रहे जितना जियो का लग रहा है। तो आप देखो, हो सकता है कि एयरटेल अब दूसरे बिजनेस में घुसे, क्योंकि उसको मालूम है इस बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो दूसरे बिजनेस में घुसे। तो हो सकता है कि भारतीय एयरटेल के टेलीकॉम बिजनेस में आप ना घुसो, क्योंकि वो ऑलरेडी मैच्योर बिजनेस है। लेकिन भारतीय एयरटेल एक्सपेंड करे, नया मार्केट में घुसे, तो वो तो लेस मैच्योर है ना, नहीं समझ में आया। आज भारतीय एयरटेल रियल एस्टेट में घुसे, तो भारतीय एयरटेल के लिए रियल एस्टेट तो लेस मैच्योर माना जाएगा ना, नहीं माना जाएगा लेस मैच्योर, क्योंकि भारतीय एयरटेल का रियल एस्टेट में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा भी कर सकता है और बहुत बुरा भी कर सकता है, तो हो गया ना रिस्की। चलिए अब आओ HNI, HNI का नाम सुने हो, शॉर्ट फॉर्म में बोलो HNI, HNI लिखो, उससे नीचे लिखा भी हुआ है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सीधा सा बात है, अमीर लोग हैं भाई, है ना, नाम ही क्या है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये हमेशा इंडिविजुअल होंगे, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होंगे, क्या होंगे, हमेशा इंडिविजुअल होंगे। आप सुनो जरा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं जो कहोगे सीधा लीगल डेफिनेशन है वो कुछ भी नहीं है, है ना। तो इसको जनरली हम क्या समझते हैं वो समझिए आप। तो जनरली हम समझते हैं, लिखा ना नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, जनरली हम इनको क्या समझते हैं, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास इन्वेस्टिबल सरप्लस कितना है, 2 करोड़ से ज़्यादा का, तो आप उसको HNI कह सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, इससे मैंने पूछा और स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाए हो, बोले भाई 4-5 करोड़ का है इन्वेस्टमेंट, तो 4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इट मीन्स ये HNI है। बात समझ में आ रहा कि नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा। अच्छा, दूसरे से मैंने पूछा, इससे पूछा कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, कहा वही 50-60 लाख की है, तो 50-60 लाख वाले को आप एमर्जिंग HNI कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो बताओ 25 लाख से कहाँ तक, 2 करोड़ तक एमर्जिंग HNI, और 2 करोड़ से ऊपर HNI। ये तो वो है जो आपका बताया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्या है ये इन्वेस्टमेंट, मतलब इसका मतलब ये आपका पोर्टफोलियो हो गया एक तरीके से, क्या हो गया, पोर्टफोलियो इतने का है। अब हम बात कर रहे हैं सेबी ICDR पब्लिक इशू में, इसकी बात कर रहे हैं पब्लिक इशू में। पब्लिक इशू में शेयर एप्लीकेशन लगाने के हिसाब से भी तय होता है। जब पब्लिक इशू में आप शेयर अप्लाई करोगे ना, तो अलग अलग कैटेगरी होती है वहाँ पे 3 कैटेगरी होती है। देखो, आप पब्लिक इशू में अगर एप्लीकेंट बनेंगे ना, क्या बनेंगे, एप्लीकेंट मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो कैटेगरी 3 होती है। एक होता है RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एक होता है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, और एक होता है NII, उसी को बोलते हैं हम HNI, क्या बोलते हैं, HNI, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब सुनना अच्छे से, पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो QIB होता है ये सब पढ़ाऊंगा तुम लोग को पब्लिक इशू में, चिंता क्यों करो, पब्लिक इशू तो आने वाला। इधर देखो, हाँ जी, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये तो साफ हो गया, ये बॉडी कॉर्पोरेट है,
इंस्टीट्यूशनल कौन होता है बताओ? बॉडी, कॉरपोरेट, और याद होगा ये सबसे अमीर लोग हैं। मतलब बॉडी कॉरपोरेट में भी कुछ छटे हुए सबसे अमीर लोग हैं, इसलिए उसका नाम है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये तो सबसे अमीर हो गए। सबसे करीब ये हो गया रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। एक तो इंडिविजुअल है, ये क्या है? इंडिविजुअल। लेकिन इनके लिए एक लिमिट है, ये मैक्सिमम 2 लाख के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने? ₹2 लाख। ₹2 लाख के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात बताओ, कोई आदमी ऐसा है जो अगर हम 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो फॉल कर जाएगा HNI। मतलब ये भी देखो, नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल भी इंडिविजुअल हुआ। अरे जो इंस्टीट्यूशनल नहीं है वो कौन है? इंडिविजुअल है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको अलाउ किया हुआ है, ये भी इंडिविजुअल है। ये भी क्या है? इंडिविजुअल। लेकिन ये मोर देन 2 लाख के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? मोर देन ₹2 लाख के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन ₹2 लाख। तो जो पब्लिक इशू सेबी ICDR रेगुलेशन पढ़ोगे उसमें HNI का अलग डेफिनेशन है। वहाँ HNI वो अप्लीकेंट माना जाता है जो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है? 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। ये बात समझ में आ गया? तो इस दोनों में डिफरेंस समझे तुम, पोर्टफोलियो और पब्लिक इशू वाले में। पोर्टफोलियो का मतलब ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसा कितना है। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसा आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है तो यू आर HNI। लेकिन पब्लिक इशू में आप HNI तब माने जाएंगे जब कितने के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं? 2 लाख रुपए से ज़्यादा। 2 लाख तक हम क्या माने जाते हैं? रिटेल, RII। और 2 लाख से ऊपर हम क्या माने जाते हैं? HNI, NII। NII का मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बात समझ में आ गया? नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन्स व्हाट? इंडिविजुअल। तो जो RII नहीं है वो HNI है। जो QIB तो अलग ही दुनिया है। QIB तो बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका तो इंडिविजुअल से कोई मतलब ही नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ। अब तुम पढ़ जाओ पूरा, देखो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी HNI का कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड से देखोगे तो कितना का पोर्टफोलियो उनका? 2 करोड़ से ज़्यादा। पब्लिक इशू में चेक करोगे तो शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं कितने रुपए का? 2 लाख से ज़्यादा। तो इन लोग को बोला जाता है HNI। बात समझ में आ गया? हाँ, कुछ नहीं, क्या होगा? 2 लाख से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बच्चा पूछ रहा है सर HNI में आप भी फॉल करते होगे? नहीं, हम RII हैं। हम क्या हैं? RII। HNI के लिए ज़्यादा शेयर्स होते ही नहीं है। HNI के लिए ज़्यादा रिजर्वेशन हमेशा किसके लिए ज़्यादा होता है? RII। ऐसे तो सबसे ज़्यादा QIB के लिए होता है। तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, कहाँ पढ़ाऊंगा? पब्लिक इशू, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो पढ़ लिया ऊपर से नीचे तक। चलो मैं तुम लोग से 3 चीज़ पूछता हूँ, बोलो। मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट में 3 करोड़ रुपया। ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है 26 लाख, एमर्जिंग HNI। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है 20 लाख, कुछ नहीं। अच्छा, पब्लिक इशू आया है, 4 लाख के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 2 लाख के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, RII। समझ में आ गया? HNI के बारे में लिख दोगे तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब ये ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके पास काफी पैसा है, ठीक है। तो क्लास में बैठे हुए बहुत सारे बच्चे HNI हो सकते हैं, है ना। शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे सीधा कितना? 2 लाख से ज़्यादा। मैं तो 2 लाख तक ही, खैर मैं करता ही नहीं। चलिए ये चैप्टर तो हो गया खत्म।